हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा आप जानते हैं, यहाँ पर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन के लिए क्लास सीरीज चलाई जा रही है। इतिहास विषय में आज का टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश के राजपूत काल। क्या टॉपिक है? मध्य प्रदेश के राजपूत काल, ठीक है ना। जहाँ पे गुर्जर प्रतिहार को देखेंगे, कलचुरी को देखेंगे, जैजाग भुक्त या चंदेल वंश को देखेंगे, मालवा के परमार को देखेंगे और कक्षवाय को देखेंगे हम लोग। कक्षवाय कहाँ पे? आपको एमपी के उत्तरी क्षेत्र में वो कक्षवाय शासक दिखते हैं, ठीक है ना। दतिया डबरा क्षेत्रों में, ठीक है। कुछ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, छोड़ दो इसको। चलो बात करते हैं टॉपिक की। आपको पता है यहाँ पे जो क्लास का पैटर्न अपना टू द पॉइंट नोट्स मेकिंग पैटर्न है। यहाँ पे आपको नोट्स बनवाए जाते हैं क्लास में, क्योंकि एक एमपी वन आप पेपर वन आपके लिए जो है एक नया सब्जेक्ट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी लास्ट में रिवाइज करने पर। पीपीटी कितनी भी हो, पीडीएफ कितने भी हो, आप इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपकी खुद की राइटिंग में जब नोट्स आपके नोट्स लिखे होंगे ना, तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसलिए हम लोग क्या नोट्स मेकिंग क्लास कर रहे हैं, इसलिए आपको इतना समय लग रहा है। अगर मैं पीपीटी पे करता ना तो बहुत आसान होता, बहुत कम समय में आपकी क्लास हो जाती। बट ऐसे बना के करवा रहा हूँ तो समय लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग कवर करेंगे बहुत जल्दी। आज का टॉपिक आपका राजपूत काल। हाँ, कल एक रिक्वेस्ट आई थी, सर इंग्लिश मीडियम में क्लास दे दो, इंग्लिश की पीडीएफ दे दो, पीपीटी दे दो। तो मैंने पहले ही बोल दिया है, आप मोस्टली बच्चे इंग्लिश के ही हैं जो देख रहे हैं क्लास को। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्लास नहीं देख रहे हैं, उन लोग के लिए पता नहीं कहाँ से जॉड़ बन जाती है। तो आप लोग हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरे पास जो नोट्स आते हैं वो इंग्लिश मीडियम के ही आते हैं, हिंदी के आप लोग भेजते नहीं हो। भले मैं क्लास हिंदी में लेता हूँ और पीपीटी वगैरह मैं शेयर करता नहीं हूँ, पीडीएफ शेयर करता नहीं हूँ। जब जो लगती है वो पीडीएफ में आपको शेयर करता हूँ। बाकायदा जो बच्चे नोट्स भेजते हैं वो नोट्स में आपको रीशेयर कर देता हूँ बाकायदा, है कि नहीं। चलो, तो राजपूत काल आज एमपी का टॉपिक क्या है? राजपूत काल आज का टॉपिक है, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक अपने आप में, याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिलेंगे गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, पक्षवा इत्यादि इत्यादि वंश मिलेंगे। जो गुर्जर प्रतिहार मिलेंगे आपको, वैसे तो बाहर के हैं, बट एमपी में आपको कहाँ पे मिलेंगे बेटा? उज्जैन क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कलचुरी आपको एमपी में त्रिपुरी क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। चंदेल, जिसको हम जेजाक भुक्ति के नाम से जानते हैं, जेजाक भुक्ति के नाम से, बुंदेलखंड में आपको छतरपुर रीजन में देखने को मिलेंगे। परमार आपको मालवा में देखने को मिलेंगे बेटा। कहाँ पे? मालवा में मिलेंगे आपको। कहाँ पे? मालवा में। और कक्षवा आपको उत्तरी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तरी मध्य प्रदेश पर, उत्तरी एमपी में आपको देखने के मिल जाएंगे। शुरुआत यहाँ पे हम लोग करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश से। थोड़ा क्लास आज लंबा जाएगा क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा है, बट बहुत शानदार टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, यहाँ से तो आपके एक त्रिपक्षीय संघर्ष से क्वेश्चन आते हैं, दूसरे यहाँ से स्थापत्य से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। और यहाँ पे स्थापत्य में जब बात आती है तो स्थापत्य और साहित्य से भी आपके क्वेश्चन बहुत बनेंगे। साहित्य में आपको राजा भोज मिल जाएंगे, राजा भोज के साथ साथ आपको यहाँ पे राजशेखर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। राजशेखर कवि मिल जाएंगे। स्थापत्य में आपको खजुराहो के स्थापत्य मिल जाएंगे, अमरकंटक के स्थापत्य मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और साथ में एक महत्वपूर्ण होता है आपका त्रिपक्षीय संघर्ष। इन तीन टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा? वही संस्थापक देखेंगे, प्रमुख शासक देखेंगे, उनमें से प्रमुख व्यक्तियों के कुछ कार्य देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। पढ़ने का पैटर्न हमारा वही रहेगा। और जो इंपोर्टेंट चीज रहेगी उस पॉइंट को मैं 2 से 3 बार रिपीट कराऊंगा, जिससे आपको वो चीज याद हो जाए। घड़ी में डाली होगी आपने गुर्जर प्रतिहार वंश। शुरुआत करेंगे। अभी बात करूं मैं आपसे कि संस्थापक की बात करते हैं। इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जब बात करते हैं, संस्थापक आपके हरिश्चंद्र माने जाते हैं, हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति माने जाते हैं। याद रखना, जब राजपूतों की बात आती है, गुर्जर प्रतिहारों की बात आती है, तो ऐसा कहानी प्रचलित है जो कि आपकी पृथ्वीराज चौहान से मिलती है, पृथ्वीराज आसो से मिलती है, चंद्रप्रदायी की। वहां से कहानी मिलती है कि भैया गुरु वशिष्ठ ने माउंट पर अग्निकुंड पर क्या किया? यज्ञ किया। और अग्निकुंड से 4 राजपूत पैदा होते हैं, चौहान होते हैं। उसी में से क्या होते हैं? आपके गुर्जर प्रतिहार होते हैं। उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। संस्थापक के रूप में राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्या? राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कहाँ पर? जोधपुर के निकट नींव रखी थी। कहाँ पर? जोधपुर के निकट इस वंश की नींव रखी थी, ठीक है ना।
इसी वंश की एक शाखा में कहाँ पे, मालवा के उज्जैन क्षेत्र में देखने को मिलेगी। मालवा के उज्जैन क्षेत्र में, जिसके संस्थापक इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। क्या? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है ना, इस बात को आपको रखना। इनकी शुरुआती राजधानी कन्नौज में मिलेगी आपको, शुरुआती राजधानी आपको कन्नौज में मिलेगी, ऐसा बोल सकते हैं। फर्स्ट राजधानी आपको कन्नौज मिलेगी। सेकंड आपको मिलेगी, सेकंड जो आपको मिलेगी कौन सी मिलेगी आपको, उज्जैन मिलेगी, उज्जैन मिलेगी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। बात करते हैं प्रमुख शासकों की, बात करते हैं कि प्रमुख शासक कौन कौन से आपके। तो प्रमुख शासक में आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पे नागभट्ट, नागभट्ट आ जाएंगे आपके, रामभद्र आ जाएंगे, मेहर भोज आ जाएंगे आपको। ये वही मेहर भोज हैं जिनके समय पर ग्वालियर में स्थापित चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। तेली का मंदिर बनाया जाता है, चतुर्भुज मंदिर बनाया जाता है, इत्यादि इत्यादि मंदिर बनाए जाते हैं। मैंने पहले बोल दिया, इस कार्य में आपके स्थापत्य से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, मेहर भोज आपके हो जाएंगे यहाँ पे। साथ ही वत्सराज आपके हो जाएंगे, वत्सराज। नागभट्ट द्वितीय हो जाएंगे, नागभट्ट द्वितीय हो जाएंगे, जिसको इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, जिनको क्या हम लोग गुर्जर पृथ्वी वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, वास्तविक संस्थापक मानते हैं। यशपाल भी इसी वंश से संबंधित है, यशपाल भी आपके इसी वंश से संबंधित है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। याद रखना, मेहर भोज, मैंने बोला मेहर भोज एक प्रमुख शासक है इस काल का। तो मेहर भोज जब पॉइंट डालेंगे, मेहर भोज की बहुत सारी जानकारी, तो मेहर भोज की सबसे अधिक जानकारी मिलती है ग्वालियर लेक से। याद रखना, ग्वालियर लेक से बहुत सारे लेक प्रचलित हैं। मैंने अभी लास्ट एक दो क्लास में मंदसौर अभिलेख की बात भी की थी, जब मैंने ग्वालियर लेक का एक डाउट क्लियर किया था कि मंदसौर का जो अभिलेख था कहाँ पे, ग्वालियर के म्यूजियम में रखा गया है। तो उसको भी कई बार कई राइटर्स ग्वालियर लेक कह देते हैं। जब भी ग्वालियर लेक की बात आ जाए ना, तो उसका एक प्रमुख एक अन्य नाम भी होगा, वो याद रखना आपको। यहाँ पे ग्वालियर लेक की बात करें, ऐसा कह सकते हैं ग्वालियर से एक आपको अभिलेख मिलता है, सागरताल अभिलेख। क्या? ग्वालियर लेक से आपको सागरताल अभिलेख मिलता है, ग्वालियर लेक या ग्वालियर से आपको सागरताल अभिलेख मिलता है, जहां से हमें मेहर भोज की जानकारी मिलती है, जहां से क्या हमें मेहर भोज की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। ठीक, मेहर भोज के समय ही आपका अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। प्रथम अरब यात्री माना जाता है, तो सुलेमान अरबी यात्री था जो भारत में प्रवेश करते भारत आया था, ठीक है ना, मेहर भोज के समय पर, ठीक है ना। याद रखना, मेहर भोज जो था आपका वैष्णव धर्म का अनुयायी था। क्या? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और इसकी ये जानकारी विभिन्न विभिन्न अभिलेखों से मिलती है, जैसे कि आप देखेंगे दौलतपुर का अभिलेख, जहां पर इसने दौलतपुर का अभिलेख, जहां पर इसकी उपाधि क्या मिलती है, यहाँ पे अभिलेख लिखेंगे एक तरफ, तो एक तरफ आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप लोग उपाधियां लिख देंगे। दौलतपुर अभिलेख, जहां से इसकी उपाधि में क्या मिलती है, प्रभास मिलती है। ऐसे ही एक अभिलेख मिलेगा ग्वालियर का, जहां पर मेयर भोज की उपाधि आदि वराय मिलती है, टाइटल बोलते हैं इसको, आदि वराय मिलती है। और सागर ताल प्रशस्ति से आपको, सागरताल प्रशस्ति से आपको इसकी उपाधि मेहर मिलती है। क्या मिलती है? मेहर मिलती है। तो याद रखना, मेहर भोज गुर्जर पृथ्वी वंश का एक प्रमुख शासक था, जिसकी जानकारी सागरताल अभिलेख से मिलती है। अरब यात्री सुलेमान इसके समय भारत आया था। मेहर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था, अनुयायी था। इस बात की पुष्टि किससे होती है? इसके समय से मिले विभिन्न अभिलेखों से होती है, जैसे कि आपका दौलतपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, सागरताल अभिलेख। दौलतपुर अभिलेख में इसकी उपाधि प्रभास मिलती है, ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदिवराय मिलती है, और सागरताल अभिलेख में इसकी उपाधि मेहर मिलती है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। आपका मैंने यहाँ से क्वेश्चन था त्रिपक्षीय संघर्ष से। क्या?
त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें पाल, पृथ्वियार, क्या, पाल, पृथ्वियार और राष्ट्रकूट, पाल, पृथ्वियार और राष्ट्रकूटों ने संघर्ष लिया। राष्ट्रकूटों ने संघर्ष लिया, जो कि कन्नौज की गद्दी को लेकर होता है। क्या, पाल, पृथ्वियार, राष्ट्रकूट ने संघर्ष लिया, जो कि कन्नौज की गद्दी को लेकर होता है। इस बात को आपको याद, हर्ष की मृत्यु के बाद होता है कन्नौज की गद्दी को लेकर, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखना। तो इसी वंश का एक शासक है महेंद्रपाल। क्या, गुर्जर पृथ्वियार वंश का एक शासक है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किसका, पालों का साथ दिया था। महेंद्रपाल ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इसका पालों का साथ दिया था। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। पालों का साथ दिया था, ठीक है ना। और साथ ही याद रखना, महेंद्रपाल के ही दरबार में, महेंद्रपाल के ही दरबार में, महेंद्रपाल के दरबार में कौन, काव्य शास्त्र के पंडित कहे जाने वाले कवि, काव्य शास्त्र के पंडित कहे जाने वाले कवि राजशेखर जी रहते थे। मतलब महेंद्रपाल के दरबारी कवि कौन थे बेटा, राजशेखर थे, राजशेखर थे। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। एक और याद रखना कि इन्हीं राजशेखर महोदय ने प्रतिहारों को क्या कहा है, प्रतिहारों को रघुकुल चिंतामणि की संज्ञा दी है, रघुकुल मुक्तामणि की संज्ञा दी है। राजशेखर ने, कवि राजशेखर ने प्रतिहारों को रघुकुल मुक्तामणि की संज्ञा दी है, मुक्तामणि की संज्ञा दी है। अभी राजशेखर को आप लोग याद रखना, राजशेखर ऐसे व्यक्ति है जो 2-3 डायनेस्टी में रहे हैं, कल्चुरी डायनेस्टी में भी रहे हैं और आपके प्रतिहार डायनेस्टी में रहे हैं, साथ ही 2-3 शासकों के समय पे रहे हैं। तो उनके लिए एक नोट अलग से अपन लोग बना लेंगे। हालांकि राजशेखर को आप लोग कहाँ पढ़ोगे, जब एमपी के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ोगे वहां पे आप लोग राजशेखर को पढ़ोगे, वहां पर आप लोग प्रमुख राजशेखर को पढ़ोगे, ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। ग्वालियर में एक फेमस मंदिर चतुर्भुज मंदिर, ग्वालियर में एक फेमस मंदिर चतुर्भुज मंदिर, इसका निर्माण मेहर भोज के टाइम पे हुआ था। अब मेहर भोज के समय पे हुआ था, कराया था मेहर भोज के समय पर एक अधिकारी ने, एक राज्य अधिकारी था आपका अल, राज्य अधिकारी था अल, उसने कराया था, ठीक है ना। राज्य अधिकारी था अल, उसने इसका निर्माण कराया था, ठीक है ना। साथ ही याद रखना, इसी चतुर्भुज मंदिर के, क्या, इसी चतुर्भुज मंदिर के गर्भगृह पर शून्य अंकित है। आपसे पूछा जाता है शून्य का प्रथम लिखित साक्ष्य कहां से मिलता है, क्या, शून्य का प्रथम लिखित साक्ष्य कहां से मिलता है, तो ग्वालियर स्थित चतुर्भुज मंदिर से मिलता है। देखो मैं बार बार क्वेश्चन की लाइन भी बता रहा हूँ कि जहां से क्वेश्चन आते हैं वो पैटर्न भी मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि भैया जिससे आपको याद हो जाए। क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि शून्य का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है, शून्य का, जीरो का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है, चतुर्भुज के मंदिर में मिलता है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे, ग्वालियर में। कहाँ बेटा, ग्वालियर में। किसके समय बनाया गया था, किसके समय पर बनाया गया था, मेहर भोज के समय पर बनाया गया था। किसने बनाया था, राज अधिकारी अल्ल ने बनाया था, ठीक ना। इस बात को आप करना। एक और फेमस मंदिर आपका तेली का मंदिर, जो कि तेली व्यापारियों ने बनाया था। द्रविड़ शैली का इकलौता मंदिर जो कि उत्तर में है, द्रविड़ शैली का मंदिर है जो कि उत्तर में है। किसके समय पर, मेहर भोज के समय पर बनाया गया था, मेहर भोज के समय इसका निर्माण हुआ था। किसने बनवाया था बेटा, जो आपके तेली व्यापारियों की श्रेणियां थी। श्रेणियां क्या होती हैं, मैं आपको मंदिर और श्रेणी के साथ बता चुका हूं कि प्राचीन काल में व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहते थे, ठीक ना। अच्छा, द्रविड़ शैली क्या होती है, तो देखो यदि आप यहाँ पे एक चीज देखो, मंदिर निर्माण की एक शैली है, मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। उत्तर भारत में अलग शैली प्रचलित है, दक्षिण भारत में आपकी अलग शैलियां प्रचलित है। उत्तर भारत में आपकी नागर शैली होती है, दक्षिण भारत में आपकी द्रविड़ शैली होती है।
और नागर और द्रविड़ का जो मिश्रण होता है उसको लोग बेसर शैली के नाम से जानते हैं। ये तीनों मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। अब मैं चाहूँ तो आपको नागर शैली डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, बेसर शैली डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, द्रविड़ शैली भी डिटेल में पढ़ा सकता हूँ। लेकिन एमपीपीएससी अभी तक किस स्तर पर पहुंची है? एमपीपीएससी इस स्तर पर पहुंची है, आपसे पूछता है कि नागर शैली किससे संबंधित है। नागर शैली किससे संबंधित है? नंबर 1 चित्रकला से, नंबर 2 स्थापत्य से, नंबर 3 तंत्र विद्या से, नंबर 4 नृत्य विद्या से। तो स्थापत्य से संबंधित है, मंदिर निर्माण शैली से संबंधित है। नागर शैली किस क्षेत्र में प्रचलित है? उत्तर भारत में प्रचलित है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है। बेसर शैली नागर और द्रविड़ का मिश्रण होती है, ठीक है ना। साथ ही साथ उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर माना जाता है कौन सा आपका? अब तो बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, और प्राचीन मंदिरों में एक और मंदिर तेली का मंदिर माना जाता है, जो कि कहाँ मिलता है आपको? ग्वालियर के किले में मिलता है। किसके समय पर? मेहर भोज के समय पर इसका निर्माण हुआ था। किसके समय पर बेटा? मेहर भोज के समय पर निर्माण हुआ था। तो इस वाले पेज पर आपको सिर्फ एक पॉइंट लिखना है, नोट डाल के लिखना कि नागर, बेसर व द्रविड़ शैलियां मंदिर स्थापत्य की शैलियां हैं। मंदिर स्थापत्य की शैलियां हैं, इतना आपको लिखना है बस, ठीक है ना। ठीक। आपको एक और फेमस मंदिर मिलता है, क्या? नरेश्वर मंदिर समूह। जैसे आपको खजुराहो मंदिर समूह मिलता है, ऐसे ही आपको मुरैना में नरेश्वर मंदिर समूह मिलता है। आपसे पूछा नरेश्वर मंदिर समूह कहाँ मिलता है? बेटा मुरैना में मिलता है। कहाँ मिलता है? मुरैना में मिलता है। और इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों से है। क्या इसका संबंध? गुर्जर प्रतिहार शासकों से। इस बात को आपको याद रखना है। तो आपसे सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या? नरेश्वर मंदिर समूह कहाँ पे है? नरेश्वर मंदिर समूह कहाँ पे स्थित है? नरेश्वर मंदिर समूह, जैसे आपको खजुराहो मंदिर समूह मिलते हैं, ऐसे ही आपको मुरैना में है। कहाँ पे? मुरैना में नरेश्वर मंदिर समूह, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा बनाया गया है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। और आगे जाके याद रखना कि गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या होते हैं? सामंत होते हैं। जब गुर्जर प्रतिहार के शासक कमजोर होने लगते हैं, तो ये अन्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों के सामंत अपने आप को स्वतंत्र करते हैं। हम देखेंगे कि चंदेल कहाँ मिलेंगे? छतरपुर क्षेत्र में मिलेंगे। मालवा परमार आपको मिल जाएंगे, और कलचुरी आपको मिल जाएंगे जबलपुर क्षेत्र में, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, त्रिपुरी क्षेत्र में आपको कलचुरी मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद निम्नलिखित शासक उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं वंशों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देखा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। क्या? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देखा हमने। जो महत्वपूर्ण पॉइंट तो आपको लिखवा दिए हैं। आप चाहो तो कवि राजशेखर के बारे में लिख सकते हो, बट मैं सोचूंगा कि कलचुरी वंश और पढ़ लो, तब कवि राजशेखर के बारे में लिखना, जिससे आपको सारी चीज इंपोर्टेंट मिले और एक साथ आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो कलचुरी वंश। हेडिंग डालो क्या? कलचुरी वंश। कलचुरी वंश। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही लिखना भैया, क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, मतलब कि पहले गुर्जर प्रतिहारों के यहाँ काम करते थे। सामंत थे। दूसरा पॉइंट, अभिलेखों में इनका नाम, अभिलेखों में अभिलेखों में कलचुरी वंश को कटचुरी, कटकछुरी, कलतसुरी, कलचुती, कुलुचुरी, कालाचूर, इत्यादि नामों से जाना जाता है। इत्यादि नामों से जाना जाता है, ठीक ना। ठीक। और याद रखना, एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कलचुरी स्वयं का संबंध, कलचुरी वंश स्वयं का संबंध
चंद्रवंश, है वंश, चंद्रवंश, है वंश, आमिर वंश, आमिर वंश ये बताते हैं, है ना। ये 3 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण थे पहले कि भैया गोजापति और सामंत थे, अभी लोग हम इनको निम्नलिखित नाम दिए जाते हैं, और भैया ये लोग क्या अपना संबंध अपने आप को महान बताने के लिए चंद्रवंशीय, है वंशीय, आविर वंशीय शासकों से बताते हैं। और चंद्रवंश को आप पढ़ चुके हो, है वंश को पढ़ चुके हो, और साथ में आप क्या पढ़ चुके हो, आमिर वंश को भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना, आमिर वंश को भी पढ़ चुके हो। आपको बता दूं, कलचुरी वंश की भारत में अनेक शाखाएं मिलेंगी, कलचुरी वंश की भारत में अनेक शाखाएं मिलेंगी, जिनमें से आपको देखते हैं हम लोग कौन कौन सी, जैसे एमपी के आसपास देखते हैं, एमपी का छोटा सा मैप बनाते हैं, तो एमपी में 3 प्रमुख शाखाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। एमपी में आपको 3 शाखाएं मिलेंगी, जैसे कि आपको मिलेगा एक तो क्या, महेशमती शाखा, महेशमती की कलचुरी, एक आपको मिलेगी त्रिपुरी शाखा, त्रिपुरी की, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ बालाघाट क्षेत्र में मिलेगी रतनगढ़ शाखा, क्या, रतनगढ़ शाखा। इसके अलावा आपको यहाँ पे विदर्भ शाखा, इंडिया में आपको विदर्भ शाखा, ठीक है ना। उत्तरी कर्नाटक में आपको मिलेगा उत्तरी कर्नाटक की शाखा, उत्तरी कर्नाटक की शाखा, मतलब आपको ऐसी विभिन्न विभिन्न शाखाएं आपको भारत भर में मिलेंगी। इसमें से जो महत्वपूर्ण पढ़ना है आपको, महेशमती की कल्चुरी और आपके त्रिपुरी की कल्चुरी, इन दोनों को पढ़ना जो कि आपके एमपी के महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, एमपी के महत्वपूर्ण है। हेडिंग डालेंगे महेशमती की कल्चुरी, हेडिंग डालो महेशमती की कल्चुरी। महेशमती की कल्चुरी, ठीक ना। चलो, तेरा किस क्षेत्र में बेटा, पहली बात तो राजधानी क्या है इनकी, राजधानी महेशमतियों की महेशमती है, राजधानी महेशमती या महेश्वर। शासन क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिलों के हिसाब से हम देखें तो आपका हो जाएगा खरगोन बड़वानी, खरगोन बड़वानी, ठीक है ना। प्रमुख शासक की बात करें तो कृष्णराज, जो कि आपके संस्थापक भी है, साथ में आपको शंकरगढ़ या गढ़शंकर, इन्हें कभी गढ़शंकर ही बोलते हैं, और बुद्धराज, ये आपके प्रमुख शासक हैं, महेशमती कल्चुरी सगा के प्रमुख शासक हैं, ठीक है ना। आपका तो महेशमती शाखा है जो कल्चुरी में सबसे प्राचीन मानी जाती है, क्या, यह शाखा सबसे प्राचीन मानी जाती है, शाखा कल्चुरियों में सबसे प्राचीन शाखा है, सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है, ठीक है, ठीक। इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, इसकी ग्रंथों में या अभिलेखों में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, बट संस्थापक के रूप में किसको देखा हमने, कृष्णराज को देख ही लिया, संस्थापक कौन है बेटा, कृष्णराज हैं। और कृष्णराज के चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश के बैतूल और जबलपुर जिले से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। संस्थापक कौन बेटा, कृष्णराज है, ठीक है। चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं, चांदी के सिक्के कहाँ से, बैतूल और जबलपुर से। बात इतनी नहीं है कि बैतूल जबलपुर से सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, बात यह है कि इनके सिक्कों पर क्या, इनके सिक्कों पर एक तरफ तो राजा का चिन्ह और दूसरी तरफ तो नंदी का चिन्ह मिलता है, क्या, इनके सिक्कों पर एक तरफ राजा का चिन्ह मिलता है, राजा मिलता है, और दूसरी तरफ क्या मिलता है, नंदी बैल,
शंकर जी का नंदी मिलता है। इससे पता चलता है कि भैया ये लोग क्या थे, शिव भक्त थे। इससे क्या, शिव भक्त मिलते हैं, ठीक है ना। और बुद्धराज आपको पता है अंतिम व्यक्ति थे। यहाँ पर बात चल रही थी बुद्धराज अंकल की और अपना कॉल आ गया था, तो मैं बता रहा था बुद्धराज अंकल जो आपके हैं, महिष्मती कल्चुरी सभा के अंतिम ज्ञात, मतलब ऐसे व्यक्ति है जो अंतिम राजा रहे, ठीक है ना, अंतिम ज्ञात राजा है, ठीक है ना, याद रखना। ठीक। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इनको किसने भैया, बादामी के जो चालुक्य शासक थे मंगल नरेश, उन्होंने हराया था। बादामी के चालुक्य राजा मंगलेश ने इनको हराया था। किसने, मंगलेश ने हराया था, ठीक है ना। और महेशमती छोड़ने को विवश कर दिया था, भैया तो महेशमती छोड़नी पड़ जाएगी, वो तो हरा दिया था अच्छे खास तरीके से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा महेशमती के आपके कल्चुरी व्यक्ति। अब देखते हैं हम लोग त्रिपुरी के कल्चुरी, कहाँ के, त्रिपुरी की कल्चुरी। दूसरा हेडिंग डालेंगे आप लोग, त्रिपुरी की कल्चुरी शाखा, त्रिपुरी के कल्चुरी शाखा, ठीक है ना। चलो, राजधानी त्रिपुरी जाएगी कौन से क्षेत्र में बेटा, आपके कौन से क्षेत्र में आ गए लोग, जबलपुर कटनी महाकौशल क्षेत्र में, कटनी जबलपुर महाकौशल क्षेत्र में। अभी आपको पता महाकौशल, मालवा, ये बहुत सारे क्षेत्र आपको बार बार डाउट में आ रहे होंगे कौन से क्षेत्र हैं। जब आप एमपी का भूगोल पढ़ेंगे, एमपी की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ये क्षेत्र फिर से क्लियर हो जाएंगे। तो जब मैं ही आपको पढ़ाऊंगा तो इंटरलिंक भी करता जाऊंगा, और आपकी चीजें रिपीट भी होगी, आप आपसे हाथ से नोट्स लिखोगे तो रिपीट भी होगी आपकी, ठीक है ना। और अपने आप इंटरलिंक हो जाएंगी, ठीक है ना। संस्थापक की बात करते हैं, यहाँ पे संस्थापक के नाम में आता है संस्थापक वामन राज या वामराज को माना जाता है। क्या, वामन राज या वामराज को माना जाता है। ले याद रखना, कुछ स्रोतों में संस्थापक किसको, कोक्कल प्रथम को माना जाता है, कुछ स्रोतों में फाउंडर किसको माना जाता है बेटा, फाउंडर कोक्कल प्रथम को। आपके फाउंडर कौन है, कोक्कल प्रथम माने जाते हैं, ठीक है ना। आपके प्रमुख शासक या प्रमुख रूलर कौन कौन से रूलर, तो प्रमुख शासक में आप आपको मिलेंगे कोक्कल प्रथम, मुक्तुंग, युवराज देव प्रथम, गांगे देव व लक्ष्मीकरण व लक्ष्मीकरण, ये आपके प्रमुख शासकों पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो कोक्कल प्रथम है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो कोक्कल प्रथम है आपके बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। आप कोक्कल प्रथम, कोक्कल प्रथम के बारे में कुछ पॉइंट्स आपके लिए रहेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। जैसे कि इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। इनको क्या, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, जबलपुर जिले के, जबलपुर के बिल्हारी अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछो बिल्हारी अभिलेख कहाँ मिलता है, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्हारी अभिलेख कहाँ बनेगा, जबलपुर में। बिल्हारी अभिलेख कहाँ मिलेगा, जबलपुर में। कहाँ पे, जबलपुर में। किससे संबंधित है, कोक्कल प्रथम से संबंधित है, ठीक है ना। भाई साहब ने क्या किया था, कोक्कल प्रथम इसलिए फेमस है कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वैवाहिक नीतियों को अपनाया था। क्या,
वैवाहिक नीतियों को अपनाया था, जिसमें भाई साहब ने स्वयं का विवाह, अपना खुद का विवाह किससे किया था? खुद का विवाह चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से किया था। स्वयं का विवाह किससे? चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से किया था। अब देखो, यहाँ पे कल्चुरी है, ये लोग हैं, यहाँ पर आपके चंदेल हैं, चंदेलों की सुरक्षा होगी वैवाहिक संबंध से। नट्टा देवी आप लोग, इनका कभी नाम हट्टा देवी मिलता है, हट्टा देवी, हट्टा देवी से किया था। और भाई साहब अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था इनने? अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट शासक, जो आपको दक्षिण में राष्ट्रकूट मिलेंगे यहाँ पे, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से, कृष्ण द्वितीय से अपनी बेटी का विवाह कराया था। तो देखो, वैवाहिक नीति अपनाई थी, क्यों? भी अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु। उत्तर में चंदेल राजकुमारी से, चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से या हट्टा देवी से इनने स्वयं विवाह किया, और अपनी पुत्री का डॉटर का विवाह किससे कराया था इन्होंने? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से कराया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस बात को याद रखना है। आपको बता दूं, ऐसा बताया जाता है कि कोक्कल प्रथम के 18 पुत्र थे। कोक्कल प्रथम कितने? 18 पुत्र थे, ठीक है ना? ठीक। इन्हीं 18 पुत्रों में से एक पुत्र ने क्या किया था? इन्हीं 18 पुत्रों में से एक पुत्र ने क्या किया था? दक्षिणी कौशल में, दक्षिणी कौशल में कल्चुरियों की एक शाखा स्थापित की थी, एक शाखा स्थापित की। मैंने क्या बताया? कोक्कल प्रथम कितने बेटे? 18 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र कलिंगराज, किसने? एक पुत्र कलिंगराज ने दक्षिणी कौशल के साउथ कौशल में एक शाखा स्थापित की कल्चुरियों की, जिसको हम क्या रतनगढ़ शाखा के नाम से जानते हैं, रतनगढ़ शाखा के नाम से जानते हैं। कल्चुरी की रतनगढ़ शाखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आपको रतनगढ़ शाखा मिलेगी छत्तीसगढ़ के एरिया में, ठीक है ना? चलो, महाकौशल के दक्षिणी क्षेत्र में, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलो, बाद आपके आते हैं युवराज देव प्रथम। कोक्कल प्रथम को आते हैं आपके युवराज देव प्रथम। कौन आते हैं? युवराज प्रथम या युवराज देव प्रथम। इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे कि, या उपाधि बोल दिया, अन्य नाम बोल दो। इनकी उपाधि में सबसे फेमस उपाधि है केयूर वर्ष। आपसे पूछा गया है कि केयूर वर्ष किसकी उपाधि है? तो युवराज देव प्रथम की उपाधि है, जो कि आपके त्रिपुरी के कल्चुरी शाखा के शासक रहे हैं। केयूर वर्ष, केयूर वर्ष, और इंग्लिश में भी केयूर वर्ष ही लिखोगे आप लोग, ठीक है ना? इनको विरुद्ध नाम से भी जानते हैं, विरुद्ध भी इनकी उपाधि रही है, विरुद्ध। इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपाधि रही है त्रिलिंगाधिपति, कलिंगाधिपति, श्री कलिंगाधिपति इनकी उपाधि रही है, ठीक है ना? कल्चरी वंश का एक प्रतापी शासक था, कल्चरी वंश का एक प्रतापी शासक था, ठीक है ना? याद रखना, युवराज देव प्रथम ने जबलपुर में कुछ मंदिरों का स्थापना करवाई है। जबलपुर में जो आपका 64 योगिनी मंदिर है, जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर है, जिसको गोलकी मंदिर के नाम से जानते हैं। भेड़ाघाट में आपको मिलेगा, गोलकी मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक ना? इसका निर्माण कराया था। आपको बता दो बेटा, एमपी में आपको 3 जगह पर 64 योगिनी मंदिर मिलेंगे। एक तो आपको कहाँ मिलेगा? दतिया रीजन में मिलेगा, कछवाए शासकों ने बनवाया था। एक आपको खजुराहो में मिलेगा, खजुराहो मुरैना दतिया क्षेत्र में मिलेगा, मुरैना दतिया क्षेत्र में। एक आपको कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। आपको 3 जगह पर क्या मिलेंगे? आपके 64 योगिनी मंदिर मिलेंगे। खजुराहो किसने? चंदेल शासकों ने।
उत्तर भारत जो उत्तरी आपको मध्य प्रदेश में दतिया मुरैना क्षेत्र में किसने बनवाया था बेटा? आपके कछवाहा राजपूत शासकों ने। और जबलपुर क्षेत्र में आपको कलचुरी शासकों ने बनवाया था। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना, दमोह के नोएडा में जो युवराज देव प्रथम की पत्नी थी, इनकी पत्नी थी कौन? रानी नोएला। रानी नोएला, इन्होंने दमोह के नोएडा में नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इस बात को आपको याद रखना। अभी आपको डाउट में नहीं आना, आपने एक नरेश्वर मंदिर से वो पढ़ा था क्या लास्ट क्लास में? आपने नरेश्वर गुर्जर प्रत्यार पे आपने नरेश्वर मंदिर समूह पढ़ा था। हाँ बेटा, मुरैना में है। किससे संबंधित है? गुर्जर प्रत्यारों से संबंधित है। और जी नोहलेश्वर है, नरेश्वर और नोहलेश्वर दोनों में अंतर आपको रखना। क्या? यहाँ पे नोहलेश्वर है आपका जो कल्चुरी से संबंधित है। युवराज दीप प्रथम की रानी नोहला ने बनवाया था दमोह के नोएडा में नोहलेश्वर मंदिर। और नरेश्वर मंदिर से वो कहाँ पे? मुरैना में। गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित। किससे? गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? हाँ है ना? बिल्कुल। चलो, एक आपको याद रखना, अभिलेख याद रखना है। युवराज प्रथम का मंत्री था, युवराज देव प्रथम के मंत्रियों में कुछ नाम आपको याद रखना है। युवराज देव प्रथम के मंत्रियों कुछ आप नाम क्या रहे? भाग मिश्र भाग मिश्र व गुल्लक। इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना? इनको आपको याद रखना है, ठीक है? चलो, ठीक। गुल्लक के कुछ शिलालेख मिलते हैं, गुल्लक के कुछ शिलालेख मिलते हैं जो मंत्री है। इसका एक बांधवगढ़ शिलालेख मिलता है, बांधवगढ़ शिलालेख मिलता है उमरिया से। और अब गोपालपुर शिलालेख मिलता है जबलपुर, आई थिंक गोपालपुर शिलालेख। इससे आपको किसकी जानकारी मिलती है? युवराज देव प्रथम की जानकारी मिलती है। जी किसकी जानकारी स्रोत है? युवराज देव प्रथम की जानकारी स्रोत है। युवराज देव प्रथम की जानकारी के स्रोत है। किसके शिलालेख है? गोल्लक के शिलालेख है, बांधवगढ़ से मिलते हैं, गोपालपुर से मिलते हैं। युवराज देव प्रथम की जानकारी के स्रोत है। हालांकि यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं आया है, इतना डीप में प्रश्न अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। आपको बता दूं, मैंने अभी बताया था आपको राजशेखर। राजशेखर हमने कहा पढ़े थे? गुर्जर प्रतिहारों पढ़े थे कि नहीं? कहाँ पे? गुर्जर प्रतिहारों में पढ़े थे। और गुर्जर प्रतिहारों कहाँ पे पढ़े थे हमने बेटा? महेंद्रपाल और महिपाल के समय पे हमने पढ़े थे। महेंद्र और महिपाल, है ना? महेंद्रपाल और महिपाल के समय पढ़े थे हमने। इसके बाद जब महिपाल का शासक कमजोर हो गया था तो वो कलचुरी के अधीनस्थ हो गए थे। क्या वो कलचुरियों के राज दरबार में आ चुके थे? और युवराज देव प्रथम जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसके दरबारी रहे त्रिपुरी में, इसके दरबारी रहे हैं, ठीक है ना? तो यार राजशेखर आपके विभिन्न वंशों में मिलते हैं, आपको प्रतिहार में मिलते हैं। और बाद में जाके महिपाल के बाद कहाँ मिलते हैं आपको? युवराज देव प्रथम के दरबारी कलचुरी में मिलते हैं। कहाँ पे? कल्चुरी में आपको मिलेंगे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलो, याद रखना, जैसे आपने वहां पढ़ा था कि राजशेखर ने प्रतिहारों को रघुकुल मुक्तामणि कहा है। ऐसे ही युवराज प्रथम को राजशेखर ने युवराज प्रथम को, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही देख लूं मैं। हाँ हो रही है, पता चला रिकॉर्डिंग बंद हो गई हो। राजशेखर ने युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग की उपाधि दी है। उज्जैनी भुजंग व मालवा का विजेता कहकर पुकारा है। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है?
चलो, इसके बाद मिलेगा आपको लक्ष्मण राज। कौन मिलेंगे बेटा? लक्ष्मण राज आपको मिलेंगे। अच्छा, एक फैक्टर लिख लो युवराज देव में, एक फैक्टर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि भाई साहब इनका युद्ध हुआ था किससे? चंदेल वंशी राजा अशोकवर्मन से और परमार वंशी राजा भोज से। क्या युवराज देव पराजित हुए? दो लोगों से मार खाई थी इनने, किससे खाई थी? एक जो चंदेल वंशी राजा थे, इतना डीप में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा आपसे अब। यशो बर्मन से। किससे? यशो बर्मन से। और परमार राजा भोज से। परमार वंशी राजा भोज से लताड़े गए थे, मार खाई थी, ठीक है ना। अब आते हैं आपके लक्ष्मण राज। कौन आते बेटा? लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज आते हैं आपके। तो लक्ष्मण राज के लिए एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई साहब ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग उड़ीसा पर आक्रमण किया था। कलिंग जिसको उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा पर आक्रमण किया। और विजय उपरांत वहां से क्या? रत्न जड़ित कालिया नाग आभूषण लेके आए थे। रत्न जड़ित कालिया नाग ज्वेलरी आभूषण, ज्वेलरी आभूषण लेकर आए थे। और यही बाद में इन्होंने क्या किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दान कर दिया था। कालांतर में या बाद में? कालांतर में गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दान दे दिया था। अच्छा, कलिंग कहाँ पे बेटा? आपको मैप पे दिखा दो थोड़ा सा। तो कलिंग आपको कहाँ मिलेगा? कलिंग आपको यहाँ उड़ीसा क्षेत्र में। उड़ीसा को कलिंग बोलते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखना। ठीक है ना। अब आएंगे आपके कौन? ठीक है ना। तो लक्ष्मण राज के बारे में समझ में आया कि इन्होंने क्या किया था? उड़ीसा पर आक्रमण किया था और वहां से रत्न जड़ित कालिया नाग आभूषण लेके आए थे। इसको बाद में क्या किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर, गुजरात यहाँ पे इसके सोमनाथ मंदिर को दान में दे दिया था। ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। यार लक्ष्मण राज की पुत्री का नाम है पंथा देवी। पंथा देवी कौन थी? पुत्री थी किसी? लक्ष्मण राज्य की। इसका विवाह किसके साथ कराया था? इन्होंने इसका विवाह चालुक्य शासक विक्रमादित्य से कराया। सॉरी, चालुक्य शासक विक्रमादित्य से कराया था। और इनसे इनको एक संतान प्राप्त हुई, पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम क्या था? पंथा देवी की पुत्र का नाम क्या था बेटा? तैलव द्वितीय। तैलव द्वितीय, ठीक है ना। जिन्होंने चालुक्यों की नई शाखा स्थापित की थी। इतना डीप में आपको नहीं आएगा। ये रत्न जड़ित कालिया नाग आभूषण पूछ सकता है आपसे कि लक्ष्मण राज से संबंधित, बस। बका इतने डीप में नहीं है, मैं तो है पॉइंट तो आपको लिखवा रहा हूँ कि आपके माइंड में ना रहे। मेरे पास है नहीं कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है ना। बट मैं बता रहा हूँ जहां से नहीं आएगा वहां पर बता रहा हूँ, जहां से आता है उस पॉइंट को तोड़ मरोड़ के 2 से 3 बार मैं आपको दोहराता हूँ, ठीक है। चलो, आ जाओ युवराज देव द्वितीय। युवराज देव द्वितीय। युवराज देव द्वितीय के टाइम पे आपको क्या रखना है कि इनके समय पर परवार वंशीय शासक, परमार वंशीय शासक बागपति मुंज ने त्रिपुरी पर आक्रमण किया था। त्रिपुरी पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। ठीक है ना। और आक्रमण में युवराज देव को पराजित किया था, ठीक है ना। और यार है ना, बागपति मुंज ने क्या किया था? बागपति मुंज ने युवराज देव के पुत्र कोक्कल द्वितीय को त्रिपुरी का शासक घोषित किया था। क्या किया था?
त्रिपुरी का शासक घोषित किया था। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं आपके गांगे देव। कौन आते हैं बेटा कलचुरी में? गांगे देव। गांगे देव नामक व्यक्ति आपके पास आएंगे, और गांगे देव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने जो चंदेल वंश, हम लोग चंदेल पढ़ेंगे, चंदेल वंशीय शासक विद्याधर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। विद्याधर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि गांग, वैसे देखो ऊपर से देखो आप लोग तो कहीं कहीं ऊपर से ही ये लोग क्या हो गए थे, परमारों के अधीन और चंदेलों के अधीन हो गए थे। वैसे भी कठपुतली शासक बनने लगे थे, शक्तिशाली रहने गए थे कलचुरी। तो और जो विद्याधर थे, अपने आप जब चंदेल वंश पढ़ोगे तो विद्याधर के बारे में पढ़ोगे, साहित्य संस्कृति और कला में अपने आप में निपुण थे। युद्ध कला शैली में भी अपने आप में निपुण थे। तो ऐसे में गांगे देव उनसे प्रभावित होते हैं और अपना गुरु मानते हैं विद्याधर को। ऐसा कहा जाता है कि गांगे देव ने विद्याधर को अपना गुरु माना था। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। गांगे देव ने क्या किया था? गांगे देव ने एक त्रिगुट बनाया था। गांगे देव ने एक त्रिगुट बनाया था किसके खिलाफ, किसके वर्सेस में? तो याद रखना आपको, गांगे देव ने एक त्रिगुट बनाया था किसके लिए? चालुक्य शासक जयसिंह के विरुद्ध। चालुक्य शासक जयसिंह के विरुद्ध। यहां से भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इस बात को आपको याद रखना है। यहां से भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। ठीक है ना। इस त्रिगुट में कौन था? इस त्रिगुट में कौन था? तो भोज थे, परमार शासक थे, परमार भोज थे, गांगे देव थे। देखो, गांगे देव थे, भोज थे, और आप में इसमें चोल नरेश राजेंद्र चोल थे। चोल नरेश राजेंद्र चोल थे। किसके खिलाफ चला था बेटा? चालुक्य शासक जयसिंह के विरुद्ध चल रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, ये लोग हार जाते हैं और इनकी जीत होती है, इनकी जीत होती है। ठीक है ना, याद रखना। अब आते हैं इसके बाद कर्णदेव। कौन आते हैं? कर्णदेव। एक और पॉइंट इसमें आएगा गांगे देव में आपका महत्वपूर्ण। गांगे देव ने क्या किया था? लक्ष्मी की छाप वाले सोने के सिक्के जारी किए थे। आपसे एक पूछ, एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। गांगे देव ने लक्ष्मी की छाप वाले गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे। आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि किस वंश के शासकों ने लक्ष्मी छाप वाले गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे? किसने? कलचुरी शासकों ने। कलचुरी की कौन सी शाखा ने? त्रिपुरी शाखा ने। कौन से व्यक्ति ने? गांगे देव ने जारी किए थे। किसने? गांगे देव ने जारी किए थे। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। ठीक। और साथ ही गांगे देव की जानकारी अल बरूनी के यात्रा वृतांत से भी मिलती है। यात्रा वृतांत से भी मिलती है, याद रखना। ठीक है ना। चलो, इसके बाद आपको मिलेगा कर्णदेव, जिसको हम लक्ष्मी कर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्या? कर्णदेव, जो कि आपको एक महत्वपूर्ण शासक है कलचुरी वंश का, जिसको हम लोग क्या लक्ष्मी कर्ण के नाम से भी जानते हैं। कर्णदेव या लक्ष्मी कर्ण। ठीक है ना। जो कि गांगे देव का पुत्र था। इसका गांगे देव का पुत्र था, और सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है ना। सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इसने मालवा पर विजय प्राप्त की। इसने पहले तो मालवा को जीता, साम्राज्यवादी नीति अपनाकर। फिर बंगाल पर विजय प्राप्त की, भाई साहब ने बंगाल को भी जीता। मालवा
बंगाल पर विजय प्राप्त की। ठीक है ना, याद रखना इनको इनकी सैनिक उपलब्धियों के कारण, कर्णदेव को सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। हिंदू नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। याद रखना कर्णदेव ने क्या किया था, कर्णदेव ने एक त्रिकुट इन्होंने भी बनाया था। क्या, कर्णदेव ने, इन्होंने भी एक त्रिकुट बनाया था। इस त्रिकुट में कौन कौन शामिल था बेटा, कर्णदेव शामिल थे, कर्णदेव शामिल थे, प्लस कौन था इसमें, चालुक्य नरेश भीम प्रथम थे। चालुक्य नरेश भीम प्रथम, एक गुजरात के चालुक्य, कहाँ के, गुजरात के। और कल्याणी के चालुक्य भी इसमें शामिल थे, कल्याणी चालुक्य नरेश सोमेश्वर। इन तीनों के त्रिकुट ने किस पर, परमार वंशी राजा भोज पर आक्रमण किया। और यहाँ पर राजा भोज हार जाते हैं और ये त्रिकुट जीत जाता है, ये त्रिकुट जीत जाता है। ठीक ना, याद रखना कर्णदेव ने, कर्णदेव लक्ष्मीकर्ण ने जबलपुर के निकट कर्णावती नगर की स्थापना की थी। कर्णावती नगर की स्थापना की थी। साथ ही साथ आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि कर्णदेव ने अमरकंटक में, अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अमरकंटक में, अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, इसको याद रखना है। साथ ही साथ रखना, कर्णदेव का विवाह किससे हुआ था, कर्णदेव का विवाह, कर्णदेव का विवाह किससे हुआ था बेटा, राजकुमारी अल्ला देवी से हुआ था। राजकुमारी आवल्य देवी, सॉरी, अवल्य देवी से हुआ था। अवल्य देवी किस वंश की राजकुमारी थी, तो होड़ राजकुमारी थी, होड़ राजकुमारी थी। आपको याद है गुप्तों किसे बताया था कि होड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था, और स्कंद गुप्त के समय पर क्या हुआ था, होड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। ठीक है ना, याद रखना 13वीं शताब्दी आते आते तक क्या हुआ था इनका, क्या 13वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ भाई साहब का, कलचुगी शासकों को क्या हुआ पता नहीं लगा। और यहाँ पे हमें गौड़ रियासत दिखेगी, क्या इसी क्षेत्र में, क्या त्रिपुरी क्षेत्र में गौड़ रियासत आगे को देखने को मिलेगी, गौड़ रियासत आगे देखने को मिलेगी। जब हम गौड़ रियासत पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि त्रिपुरी रियासत को आप लोग क्या करके कल्चुरी शासकों को रिवाइज करोगे, तब जाके आप गौड़ रियासत पढ़ोगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने देखा भैया कल्चुरी शासकों को देखा, क्या देखा, कल्चुरी शासकों को देखा। अच्छा एक पॉइंट राजशेखर के बारे में लिखो पहले, राजपूत खत्म हुई, राजपूत बहुत सारे आपके, बहुत बड़ा टॉपिक है। राजशेखर के बारे में कुछ पॉइंट लिख लो आप। राजशेखर तो भाई साहब किस किस के दरबार में रहे हैं, पहले तो कन्नौज शासक, कन्नौज प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहारों के दरबार में किसके, महेंद्रपाल और महेंद्रपाल व महिपाल के दरबारी, दरबारी। फिर आगे जाके किसके रहे, आगे जाके कलचुरियों के, कलचुरियों की त्रिपुरी शाखा में किसके रहे, युवराज देव प्रथम के, युवराज देव प्रथम के दरबारी रहे हैं। ठीक है ना, ठीक, ऐसा माना जाता है कि राजशेखर महिंदपाल और महिपाल के गुरु माने जाते हैं, क्या, गुरु माने जाते हैं। ठीक है ना, चलो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रचना में कौन कौन सी बेटा,
काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत, विदुषाल भंजिका, विदुषाल भंजिका, जो कि आपके कल्चरल शासकों के अधीन लिखी गई है। युवराज देव प्रथम के दरबार में लिखी गई विदुषाल भंजिका, ये आपकी राजशेखर की रचना है। ठीक है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वहां पे हम लोग राजपूतों में चंदेल वंश को पढ़ेंगे, मालवा के परमार को पढ़ेंगे और कछवाहा को पढ़ेंगे। क्या? चंदेल वंश को पढ़ेंगे, मालवा के परमार को पढ़ेंगे, कछवाहा को पढ़ेंगे। और कल ही मैंने बोल दिया था कि आप मॉर्निंग में 6 बजे प्ले लिस्ट चेक करते तो करना ही, आपको डेली शाम को भी चेक करना है, क्योंकि एक दिन में आपको 2 से 3 क्लास मिलेंगी। जब भी रिकॉर्ड करूंगा अपलोड कर दूंगा। लाइव नहीं कर पाता हूँ, क्यों? क्लास रहती है और अन्य जगह पर ऑफलाइन तो व्यस्त रहता हूँ, और अन्य काम भी रहते हैं, तो लाइव मैं नहीं कर पाता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो रिकॉर्डिंग जब भी आप रिकॉर्डिंग होगी तुरंत अपलोड कर दूंगा। अब सुबह 6 बजे के अलावा अब जब भी होगी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, क्योंकि अब हमें सिलेबस को कवर करना है, स्पीड अप करना है, बूस्ट अप करना है, क्योंकि आप लोग जुड़ चुके हो, आप लोग इस पैटर्न से जुड़ चुके हो, इस पैटर्न को समझ चुके हो कि हम लोग किस पैटर्न से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कंटिन्यू क्लास करते जाएंगे और आपको रिकॉर्डिंग करके अपलोड तुरंत कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे ही अपलोड होगी आपको क्या करना है, डेली प्लेलिस्ट चेक करना है और टेलीग्राम को पिन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको लिंक मिलेगी, तो टेलीग्राम को आपको पिन कर लेना है। यूट्यूब पे आपको क्या प्लेलिस्ट चेक करते रहना है। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो या ना करो, आपको क्या करना है, नोट्स को शेयर करना है। नोट्स कहाँ पे? आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करना है। आप मुझे पर्सनल भी भेज सकते हो। ठीक है ना। पर्सनल भेजोगे तो मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करूंगा। ठीक है। चलो।